नमस्कार। आज के इस अंक में हम पढ़ेंगे केदारनाथ सिंह की कविता दिशा। ये कविता 12वीं कक्षा की पुस्तक अंतरा भाग 2 के पद्य खंड से ली गई है। इस कविता की पूरी व्याख्या हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले कवि केदारनाथ सिंह के जीवन का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। केदारनाथ सिंह का जन्म बलिया जिले के चकिया गांव में सन 1934 ईस्वी में हुआ। ये मूलतः मानवीय संवेदनाओं के कवि हैं। इनकी कविताओं में अधिकतर मुक्तक छंद का प्रयोग है तथा शिल्प की दृष्टि से सहजता और अपनापन अनायास ही दृष्टिगोचर होता है। इनकी साहित्यिक कृतियों की बात करूं तो इनमें शामिल हैं अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर आदि। आज के इस अंक में दिशा कविता जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह बाल मनोविज्ञान पर आधारित कविता है। यह कविता बालक की सोच, उसकी मन स्थिति को दर्शाता हुआ सभी व्यक्तियों के अलग अलग यथार्थ को प्रतिपादित करता है। तो हमने कवि परिचय जान लिया, कविता की भूमिका जान ली, तो अब कविता की विस्तृत व्याख्या जानते हैं। हिमालय किधर है, मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। उधर उधर उसने कहा, जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि जब विद्यालय के बाहर पतंग उड़ाते हुए बच्चों से पूछता है कि हिमालय किधर है, तो एक बच्चा बहुत ही सरलता और सहजता से उत्तर देता है, उधर, अर्थात जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी, जिधर उसकी पतंग उड़ रही थी। बच्चे का ध्यान पूरी तरह से उसी तरफ केंद्रित है जिस तरफ उसकी पतंग भागी जा रही है। उसकी पूरी दुनिया वही सिमटी हुई है। इसीलिए कवि के प्रश्न का उत्तर बच्चा यथार्थ और सत्य के अनुरूप देता है। कवि को पहली बार ज्ञान होता है कि हिमालय किस दिशा में है। कवि का पूछना और बच्चों का उत्तर देना बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, जिस पर कवि मोहित हो जाता है। इस कविता के माध्यम से कवि ये बताने का प्रयास कर रहा है कि हर व्यक्ति का अपना यथार्थ होता है, जिसमें उसकी अपनी सच्चाई जुड़ी होती है। इसी तरह बच्चे का भी अपना यथार्थ है जिस पर उसकी सोच निर्भर करती है। तभी पतंग की दिशा जो भी हो, लेकिन हिमालय की दिशा जो है वो निश्चित है। उसके बावजूद बच्चे का बताना और कवि का यह स्वीकार करना कि शायद वो आज पहली बार यह जानता है कि हिमालय की दिशा कौन है, ये बच्चे का अपना यथार्थ है। और इसी तरह ये कविता बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, क्योंकि बच्चों का मनोविज्ञान और किसी भी व्यक्ति का अपना मनोविज्ञान होता है, और उसी आधार पर उसकी अपनी सोच, अपनी सच्चाई होती है, और उसी पर वो निर्भर करती है। तो इस तरह हमने कविता की व्याख्या जान ली। आगे बढ़ते हैं और आपको बताती हूं कि इस कविता से 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, और वो 6 अंक व्याख्या के लिए नियत किए गए हैं। 6 अंक की व्याख्या जब आपको आएगी तो ये चूंकि छोटी सी कविता है, और छोटी कविता है इसलिए पूरी कविता दी जाएगी व्याख्या के लिए। और जब आप इसकी व्याख्या करेंगे तो सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे, कौन सी पुस्तक की कविता है, कौन से कवि की कविता है, और पूरी कविता का निचोड़ 2 पंक्तियों में लिख दिया जाएगा। उसके बाद आप व्याख्या करेंगे, जो व्याख्या मैंने आपको विस्तार से समझाई है। और प्रसंग व्याख्या के बाद काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य से मिलकर बना है। शिल्प सौंदर्य में कविता की जो सुंदरता है वो बताते हैं, जबकि भाव सौंदर्य में पूरी कविता में क्या भाव है उसे 2 पंक्तियों में लिखते हैं। तो भाव आप लिख देंगे पूरी कविता की, और शिल्प सौंदर्य में इन सारे जो पॉइंट्स मैंने दिए हैं, ये की पॉइंट्स हैं, इन्हें लिख देंगे। चूंकि ये आकार की दृष्टि से छोटी सी कविता है तो बहुत ज्यादा अलंकारों का प्रयोग नहीं किया गया है। तो शब्द कैसी है, भाषा कैसी है, छंद कैसे हैं, शब्द शक्ति कौन सी है, इसके बारे में सिर्फ शिल्प सौंदर्य में लिखेंगे। सरल सहज शब्द प्रयोग से कवि ने जीवन के यथार्थ को व्यंजित किया है। भाषा खड़ी बोली है, मुक्तक छंद का प्रयोग है, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति है। इस तरह आपकी व्याख्या 6 अंक की जो बोर्ड की परीक्षा में पूछी जाएगी वो व्याख्या पूरी हो जाएगी।
मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये व्याख्या समझ आ गई होगी। इसके बावजूद अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आगे आने वाले वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।